टाइम बताया था आपको। हाँ, वो कल करेगी जो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम राइट। ठीक, दैट्स व्हाई मैं कह रहा था। ठीक है, कोई नहीं, दे विल गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स कह रहे थे वो। हाँ, फिर डिले हो जाता है, गॉट इट। अच्छा, ठीक। आपने रिजाइन डाल रखा है क्या? हम्म। ठीक। ओके। मैनुअल में कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? हाँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमने वेरिएबल्स क्लियर है, डेटा टाइप्स कास्टिंग पढ़ लिया था, ऑपरेटर पढ़ लिया है, स्ट्रिंग पढ़ लिया था, मैथ्स क्लासेस पढ़ेंगे तब बूलियन पढ़ लिया, इफ एल्स स्विच पढ़ लिया है, वाइल फॉर लूप ब्रेक कंटिन्यू। एरे से स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज अभी तक हम इंट ए इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या किया बताओ आप। हाँ, एक वेरिएबल बनाए ए जिसमें 10 वैल्यू स्टोर किया, इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है। सपोज मुझे एक और वेरिएबल स्टोर करना, सपोज मुझे स्ट्रिंग नेम डबल कोट्स भारत स्टोर कर लिया। ठीक है। मुझे अगर एक और नेम स्टोर करना है, देन अगेन, अब मैं नेम वेरिएबल तो नहीं ले सकता, नेम टू मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। आई होप मैंने स्पेलिंग से लिखी है, VAISH8 सिंगल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेम, नेम तो समझ में आ रहा है, नेम टू समझ में नहीं आ रहा कि नेम टू टू क्या है यहाँ पे। ठीक है। अगर मुझे एक और नेम स्टोर करना है, नेम थ्री, एक और स्टोर करना है नेम फोर, तो कुछ रिपीटिशन दिख रहा है। यस और नो, कि हम मल्टीपल वेरिएबल बना रहे हैं, जितने नेम हमें स्टोर करने हैं, उतने हम वेरिएबल बना रहे हैं। सपोज मुझे रोल नंबर स्टोर करने हैं, कुछ डेटा स्टोर करना है, A = 10, इंट B = 20, इंट C = 30। ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई, प्रोग्रामिंग में एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। हमें रिपीट नहीं करना होता, प्रोग्रामिंग का मतलब ही ऑटोमेट करना होता है, रिपीटिशन को कम करना। तो अगर प्रोग्रामिंग में भी रिपीट करने लगेंगे तो इट विल गो अगेंस्ट द लॉ। ठीक है। देर इज अ लॉ DRY विच इज सर, डोंट रिपीट योरसेल्फ, DRY डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये हमने एक कोड लिख दिया, उसको रिपीट नहीं करना, जैसे हमने लूप्स का यूज कर लिया। तो क्या वेरिएबल में भी ऐसा कुछ है कि अगर मल्टीपल डेटा रखना है तो हम कुछ ऐसा डेटा टाइप बनाएं, जैसे हमने यहाँ पे इंट बनाया विच होल्ड अ वैल्यू। तो क्या हम ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं जो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर ले? उसके लिए नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज वी आर स्टार्टिंग एरे। क्लियर है? एरे इज अ डेटा टाइप। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हो। जावा में एरेस होते हैं, पाइथन या उस प्रोग्रामिंग में लिस्ट मिलेगा आपको, सी। तो एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनटू अ इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। ये क्लियर हो गया? नहीं, उसमें हम लिस्ट और टपल सेट और डिक्शनरी, वहां का डेटा टाइप अलग है। एरे यूज होता है, वो एक लाइब्रेरी आती है नमपी, उसका यूज करके हम उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसमें लिस्ट होता है, ऐसे ही आप बनाते हो, लिस्ट बनाते हो उसमें, और ये ब्रैकेट उसमें टपल्स होते हैं। ठीक है? आप लिस्ट से उसको कन्वर्ट कर सकते हो एरे, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है। जब हम डेटा साइंस पे थ्रू वर्क करते हैं, तब हम वहां पे एरेस का यूज करते हैं। एरे फास्ट होते हैं, लिस्ट स्लो होती है पाइथन में। ठीक है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं जावा के एरेस की।
इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ वन। सपोज मुझे मल्टीपल नेम्स स्टोर करने हैं, तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैंने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सिंगल स्टोर कर रहा हूँ मल्टीपल? तो इसका सिंटेक्स में हम यहाँ पे एरे का सिंबल आ रहा है, दिस इज एरे सिंबल, कि हम स्ट्रिंग्स का एरे बना रहे हैं और सिंगुलर वेरिएबल की जगह पूरा वेरिएबल दे देंगे नेम्स। नेम भी रख सकते हैं, बट नेम्स हमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसमें मल्टीपल नेम है। और फिर वैल्यू जो असाइन होती है वो ब्रैकेट्स में होती है, लाइक दिस। हैव टू यूज करली ब्रैकेट लाइक दिस, और जितने भी नेम्स है आप इसमें असाइन कर सकते हो। राहुल, ठीक है, पवन, आरती, मनोज। इसको हम करके देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो हमने एक वेरिएबल बनाया कार्स, इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग का एरे बनाया है। इंटीजर का, हम इंटीजर का भी एरे बना सकते हैं, इंटीजर का एरे, इसमें नंबर स्टोर कर दिया। अब ये तो हो गया स्टोर करने की बात। अब इसको एक्सेस कैसे करें, यूज कैसे करें? एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स यूज होता है। लेट्स सी, हम एक्लिप्स में चलते हैं सीधे। जब तक ये रन हो रहा है, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया और अपने पुराने प्रोग्राम में आ गए। अब मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी, तो इंट की वैल्यूज मैं सपोज यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मार्क्स, और मार्क्स ब्रैकेट्स 23, ठीक है। अब यू कैन सी इसमें मैंने मल्टीपल नंबर स्टोर कर दिए। क्लियर? अब इसको, अभी जो मेमोरी में सेव होता है ना, ये जीरो पोजीशन है, वन टू, ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से चलता है। तो मुझे अगर इसकी जीरोथ वैल्यूज को प्रिंट करना है, फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना है, विच इज जीरो पोजीशन, तो ये मेरा एरे है। एरे का इंडेक्स, इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, जो पोजीशन में बोल रहा हूँ इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंडेक्स। तो ये जीरो इंडेक्स है, वन, टू। तो इंडेक्स कैसे लिखते हैं? मार्क्स इंडेक्स जीरो, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो यू कैन सी 23 प्रिंट हो गया। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे टू कर दूं, क्या प्रिंट होगा? जीरो, वन, टू, 34। आ रहा है समझ में ये? हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर, अभी हमने एक एरे बनाया उसकी वैल्यू को, सपोज मुझे तीन चार प्रिंट करनी है या सभी प्रिंट करनी है, तो क्या तरीका है? या तो मैं ऐसे करूं, जीरो, वन, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो सेम कमांड रिपीट हो रही है। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर लूप यूज कर सकता हूँ। यस और नो? तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिख सकते हैं, और नहीं, अभी हमने, आप दे सकते हो यहाँ पे लिमिट, अभी लिमिट नहीं दी है, अभी आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है। जब हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे कि इतनी लिमिट का एरे है, तो फिर उसमें इतनी लिमिट आएगी, ठीक है। ये अभी मेमोरी, आपकी जितनी मेमोरी, आप इसको 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, इतना भी ले सकते हो यहाँ पे। क्लियर? अभी हम एक्सेस करना सीख रहे हैं कि अगर एलिमेंट है इसमें, इसमें से हम कैसे एलिमेंट ले सकते हैं। और इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, सपोज मुझे 5 वैल्यूज तक लेनी है, आई प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम, अब मुझे यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करने हैं, मार्क्स, और यहाँ वन टू की जगह मैं क्या लिख दूं? आई लिख दूं। अब इससे क्या होगा?
आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर जीरो एलिमेंट कौन सा, 23, 23 प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 को रन करते हैं एक बार, तो 5 एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 5 दिया है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूँ तो ऑल 11 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। दिख रहा है स्क्रीन पे सारे 11 एलिमेंट। ठीक है, तो ये तरीका है एक्सेस करने का। क्या हम, हाँ, एक, हम्म, नहीं, सिर्फ इंटीजर ही आएगा, सिर्फ इंटीजर आएगा। हाँ तो इन, हाँ तो वो नहीं आएगा। इंट मतलब सारी वैल्यू इंटीजर ही आएंगी। इंटीजर का जो होता है 32 बिट होता है, मैंने बताया था आपको। तो उतने साइज का आप, नहीं, तो वो इसमें स्टोरी नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू लिख दोगे तो यही पैरो देने लगेगा। आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो आप इसको फ्लोट ले सकते हो या लॉन्ग ले सकते हो। लॉन्ग कैरे बन जाएगा, उसमें छोटी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यू भी आ रही है तो आपको लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो जब आप लॉन्ग लोगे तो आप उसमें छोटी वैल्यू भी रख सकते हो, बड़ी वैल्यू भी रख सकते हो। क्लियर। लेकिन लॉन्ग मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेता है, तो हम यूज तभी करेंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सपोज मैंने किचन का आपको एग्जांपल दिया था। किचन में जो 2 लीटर का बॉक्स है उसमें 2 लीटर का सामान तो आएगा, लेकिन अगर कुछ 500 ml रखना है तो वो भी आ जाएगा। तो अगर हमने 10 लीटर का ले रखा है, सारे बॉक्सेस 10 लीटर के, तो उसमें 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर सब आ जाएंगे। लेकिन हम 10 लीटर तभी लेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही 2 लीटर्स की है तो हम 2 लीटर लेंगे। कि मेमोरी में स्पेस जितना कम लेंगे उतना ही कम रैम यूज होगा, प्रोसेसर उतना ही तेज वर्क करेगा। क्लियर। ठीक है। ये एरे है, ये स्ट्रिंग का बना दिया है। तो अगर आप स्ट्रिंग का यूज करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ ने एक एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में वॉल्वो प्रिंट हो रहा फर्स्ट एलिमेंट। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल स्लैश से कमेंट करते हैं। ये लाइन डिसेबल हो गई, अब इसको कंपाइलर रन नहीं करेगा। एक्सेस करना समझ में आ गया कि हम इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट के इंडेक्स से इसकी वैल्यू को पिक कर सकते हैं। एलिमेंट को चेंज करना है, सपोज मैं इस एग्जांपल को, सपोज हमने कार्स का यहाँ पे बनाया और मैं BMW की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। BMW कौन सी पोजीशन पे है, नहीं, इंडेक्स कौन सी पे है, फर्स्ट पे। तो कार्स का, अगर मैं ऐसे रखूं, कार्स 1 पोजीशन 1 इक्वल टू वैल्यू BMW की जगह सपोज विस्तारा रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। मेमोरी में कार्स की एक एरे बन गया है। लेकिन अगर मैं कार्स के इंडेक्स पे 1 की विस्तारा लिख दूं तो BMW की जगह विस्तारा। अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा 1 की वैल्यू, क्या प्रिंट होगा, विस्तारा। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो एरे अलाउ करता है हमें कि हम इंडेक्स का यूज करके उसके एलिमेंट को अपडेट कर रहे हैं। जैसे हम इंटीजर में करते थे ना, सपोज इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर ए इज इक्वल टू 20। और अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, मैं नॉर्मल प्रिंट लिख देता हूँ, तो एक ही अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे भी मेमोरी में अपडेट हो जाता है और इसकी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होती है। क्लियर। नहीं,
रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर आपको पता है कि कौन से एलिमेंट को रिप्लेस करना है। अब मुझे पता है BMW फर्स्ट पोजीशन पे, अगर मुझे पता नहीं होता तो बाई नेम से रिप्लेस करना हो, तब हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया। टू चेंज वैल्यू एट अ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यूज करके अगर हम चेंज करना चाहते हैं, क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे किया। कार्स जीरो पोजीशन पे ओपल कर दिया तो वॉल्वो की जगह ओपल प्रिंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एरे का फंक्शन है लेंथ, कि हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ है। तो मैं कार्स डॉट लेंथ, ठीक है, कार्स डॉट लेंथ, तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, इससे मुझे लेंथ पता लग जाएगी कितनी लेंथ है। लेंथ कितनी होगी, 4, 0 1 2, सॉरी 1 2 3। लेंथ 4 है, लेकिन पोजिशनिंग इज 0 1 2 3। पोजिशन और इंडेक्स 0 1 2 3 है, लेकिन लेंथ 4 है। ये चीज समझ में आ रही है, दो नंबर डिफरेंस। सपोज क्लास में रोल नंबर है 0 1 2 और 3। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 4। ठीक है, टोटल 4 है, लेकिन जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसका यूज यहाँ पे 11 की जगह, अब इसको दोबारा देखना, सपोज यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, तो मुझे जो लूप प्ले करना है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है काफी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह हार्ड कोड वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख दूं मार्क्स डॉट लेंथ, तो इससे क्या होगा, तो जितना भी एरे होगा, कभी 5 होगा, कभी 4 होगा, कभी 15 होगा, तो ये उतने एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स सी, सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये डायनेमिक हो गया। देखो 4 तक प्रिंट हो रहा है। 4 कहाँ से प्रिंट हो रहा है, 56। सेव करते हैं आई थिंक। अच्छा, 4 लेंथ प्रिंट हो रही है, सॉरी इसकी। ठीक है, वो पुराना वाला एलिमेंट है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, अब ये डायनेमिक जा रहा है। अब मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 23, 34, 12, 78, 16, ये नंबर हो गए। अब जितने भी नंबर मैं लिखूंगा, जितने भी एलिमेंट की लेंथ होगी चल जाएगी 0 से, कितने हो गए, 69 तक। देखो सारे नंबर आ रहे हैं, लेंथ निकाल ली, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे। उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, 25 के। ये क्लियर हो रहा है कि लेंथ हमने क्या किया, एरे की डायनेमिक लेंथ। क्योंकि जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हो सकता है वहां पे 10 एलिमेंट आए, 20 आए, तो हम बार बार प्रोग्राम में जाके चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन का यूज करें। जितनी भी लेंथ है कैलकुलेट कर लो, उतना ही हम लूप चलेगा। क्लियर। लेंथ इज अ फंक्शन, अभी फंक्शन भी समझेंगे क्या होता है। तो लेंथ एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी है। फंक्शन से अच्छा प्रॉपर्टी है ये, क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, जिससे एरे की हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लूप थ्रू एन एरे। तो लूप थ्रू एन एरे हम इस तरीके से लूप करते हैं। स्ट्रिंग हमने ली कार्स की, ठीक है, लेंथ, अभी समझ में आ रहा है। अब मैं सिर्फ इसी को प्रिंट कर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वॉइस आ रही है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या प्रिंट होगा। स्ट्रिंग्स कार्स वॉल्वो BMW फोर्ड मैज्दा, लेंथ कैलकुलेट हुई 4, इंट की वैल्यू 0 1 2 3 4, 3 तक चलेगी, और ये प्रिंट कर देगा IQ। तो जितने भी इसमें वैल्यूज होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे। वॉल्वो फोर्ड, क्लियर है ये। ठीक है, अब लूपिंग थ्रू एन एरे फॉर ईच। तो फॉर ईच एक स्पेशल लूप है। ठीक है, ये एरेस के साथ यूज होता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं देना है, तो एक लूप और यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर ईच। हर एलिमेंट के लिए चलेगा फॉर ईच लूप, को फॉर ही बोलते हैं। इसका नाम फॉर ईच है। ठीक है, अब आप, अब आपको इस कार से
एक एक वैल्यू उठानी है और उसको प्रिंट करना है, सपोज कर, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इतना बड़ा ना देके, इसके लिए एक इजी लूप है। कार्स स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पे। तो हम स्ट्रिंग कार कार्स, ठीक है, सब मैं यहाँ पे यूज किया। अभी मैं बताता हूँ क्या मैंने किया है इसमें। ये शॉर्टकट है जो हमने ऊपर लिखा है उसका, ये काफी यूज होता है। ठीक है, इस लाइन को हटा के लेट्स प्रिंट दिस। इस लूप को कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब है, ये जो एलिमेंट्स है, जो एरे है, ये उठा के एक वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग कार नाम का। कुछ भी ले सकते थे, 1 2 3 आई भी ले सकते थे। लेकिन हम ज्यादातर, क्योंकि इस डेटा में एक एक करके कार आएगी, वॉल्वो आएगी, और ये वॉल्वो को प्रिंट कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये फॉर ईच लूप कर रहा है। ये एक एक वैल्यूज उठा के लाएगा आपके डेटा से, तो आपको ना लेंथ फाइंड करने की जरूरत है, ना इंडेक्सिंग देने की जरूरत है, ये खुद कर रहा है। ये फॉर ईच लूप कर रहा है, तो बोलते हैं फॉर ईच लूप। देर इज ऑल्सो फॉर ईच लूप विच इज एक्सक्लूसिव टू लूप थ्रू एलिमेंट्स इन एरे। ये एरे के लिए यूज होता है, जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये क्लियर हुआ? हम्म। चलो, इसका नाम फॉर ईच है। ये हर एक ईच एलिमेंट के ऊपर यूज होता है। ठीक है, देखो फिर से देखो, हमने स्ट्रिंग नाम के नेम्स बना लिए। और प्रोग्रामिंग में ना फॉर ईच कीवर्ड आता है, सी शार्प में फॉर ईच कीवर्ड आता है, इसमें नहीं है। इससे पहले मैंने फॉर ईच ही लिख दिया था। मन, कॉन्सेप्ट सब प्रोग्रामिंग में एक ही है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये खुद से लूप करेगा। और आपको डेटा किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लो आप, स्ट्रिंग नेम। और डेटा लाना कहाँ से? नेम से लाना है। ये काम आसान करता है, शॉर्टकट है बस। आपको उससे पहले वाला समझ में आ रहा है, आप वो भी यूज कर सकते हो। बट जब आप थोड़ा सीख जाओगे ना, तो ये आपको आसान लगेगा। प्रिंट, इसमें ना लेंथ कैलकुलेट करनी, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लिखना और यूज करना। ठीक है, प्रिंट एल एन नहीं लिखा, से लास्ट लाइन पे। एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, भारत, अमन, राहुल, वैशाली, पवन। अब इसमें हम कोई नाम और जोड़ेंगे, सपोज। हाँ, यहाँ पे आई ले सकते हो, वही से वेरिएबल आई भी लिख सकते हो। लेकिन आई रीडेबल नहीं, हाँ, जिसमें क्या आएगा? वैल्यूज आएंगी बस। वो तो डेटा, हमारा डेटा ये है ना। यहाँ पे नेम्स है, बाकी जगह कार्स हो सकता है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव लूप है, इसको फॉर ईच बोलते हैं, इसका नाम फॉर ईच है। लिखते फॉर ही है इसको। सी शार्प में फॉर ईच ही लिखते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हमने एज लिख दी, फ्लोट एवरेज ले लिया, सम लेंथ में लेंथ निकाल ली, कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रिंट कर दिया। अब इसको समझो, रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एरे अपने आप में। ठीक है, तो पूरा एंड टू एंड काफी यूज होता है। और अब ये समझ में आ रहा होगा आपको, इंट एजेस करके हमने यूज कर लिया। क्या किया? एजेस इंटीजर टाइप का हमने, आप इंट एरे भी दे सकते हो, एजेस एरे, बस एरे का साइन देना होता है। तो एक वेरिएबल बना लिया एजेस, किस टाइप का डेटा आएगा? इसमें इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक एवरेज और एक सम।
दोनों की वैल्यू क्या रख दी हमने, जीरो रख दी। आप दो लाइन में भी लिख सकते हो उसको, एक लाइन में भी लिख सकते हो। हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं कुछ नंबर्स का जो हमारे पास है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में भी कर सकते हैं, बताया था दो। तो वेरिएबल डिफाइन कर ली। नेक्स्ट, हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली। एक वेरिएबल बनाया लेंथ, और एजेस जो हमारा एरे है, इसकी प्रॉपर्टी लेंथ, इसमें से लेंथ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब इस सब का सम करना है, और जितने भी एलिमेंट हैं उनसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लेंथ निकाली 8। अब इसका सम करना है, तो हमने एक एक एलिमेंट पिक किया। अब इसका मतलब समझो, हमने एजेस, एजेस में से एक एक एलिमेंट आया, और प्लस करते गए सम में। सम की वैल्यू कितनी है, जीरो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको और इजी, सम प्लस एज। तो क्या होगा, एज में सबसे पहले आएगा 20, इसमें से उठ के 20, और सम कितना है, जीरो। जीरो प्लस 20, तो इसमें कितना हो जाएगा, 20। तो सम की वैल्यू 20 हो गई। फिर लूप चलेगा, दूसरी वैल्यू आएगी 22, तो 20 + 22, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ऐसे करते करते इसमें सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो सम में सम आ गया। ठीक है, लेंथ में हमें पूरी लेंथ निकल गई। अब एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं बस। एवरेज के लिए सम में जो सारा सम आया था, लेंथ, इसकी कितनी लेंथ है उससे डिवाइड करना है, इसमें एवरेज आ गया। एवरेज को प्रिंट कर लेना है। इसको रन करते हैं, रन एस। तो 40 आपका एवरेज आ रहा है। तो इन सारे ग्रुप्स का जो एवरेज आ रहा है कैलकुलेटर पे, 40। अब ये ऐसा है कि अगर मैं इसमें 80 लिखूंगा, 90 लिखूंगा, तो लेट्स सी 40 से कोई भी नंबर बड़ा लिखूंगा तो एवरेज बढ़ जाएगी। क्योंकि लेंथ कित कैसे निकल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ये लूप लगा हुआ है, तो एक नंबर और ऐड हो जाएगा इसमें। क्लियर। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ नंबर्स का क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। आ रही बात सुनिए। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन होता है। विशाली समझ में आया। नहीं, उसको यूज किया, उस लॉजिक को यूज किया है हमने। देखो इसको ध्यान से, समझ में आ रहा है। उस लॉजिक को क्या किया हमने, यूज किया है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कोड करोगे, तब ये थोड़ा सा क्लियर होंगे। अब हमने इस एग्जांपल में चेंज किया, एंड दिस वी क्रिएट प्रोग्राम दैट फाइंड द लोएस्ट एज अमंग डिफरेंट एजेस। सबसे कम एज निकालनी है, तो हमने नंबर ले लिया, लेंथ ले ली। अब इसको भी समझो, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें नंबर में से सबसे छोटा नंबर निकालना है। हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ले लिया इंट। ठीक है, ये एरे बना दिया एजेस का। लेंथ निकाल ली, मुझे सबसे छोटा नंबर पिक करना है। लेंथ से मुझे पता लग जाएगा कितनी बार आइटरेट करना है इनके ऊपर, इसलिए लेंथ निकाली जाती है। फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लोएस्ट एज, और इसमें पहली वैल्यू डाल दी। मान लिया कि सबसे छोटी वैल्यू स्टार्टिंग में लेट। ठीक है, फिर लॉजिक लिखा। लॉजिक क्या लिखा, पहले तो लूप चलाया, सारे एलिमेंट पिक करने हैं। इसको इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ।
ठीक है। अब लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम, कि पहले हमने सबसे मान लिया ये छोटा नंबर है, फिर इन दोनों को कंपेयर किया। पहले इसको लॉजिक ये समझो। ठीक है, ये एरे है। सपोज स्मॉल नंबर, मान लो कि सबसे छोटा कौन है, फर्स्ट नंबर उठाया, अभी कोई कंपेयर नहीं किया, सबसे छोटा ये है। फिर इस नंबर को उठाएंगे, अगर इन दोनों में से कंपेयर करेंगे 20 और 22 को, दोनों में से छोटा कौन है, 20 है। जो छोटा नंबर होगा उसी को उसमें रख देंगे, तो हमें पता लग गया ये छोटा नहीं है। फिर अगला नंबर उठाएंगे, यहां से उठा लिया अगला नंबर। अब इन दोनों को कंपेयर किया, जो छोटा नंबर होगा उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे 18। ठीक है, दो नंबर कंपेयर हो गए। फिर 35, 35 को इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये छोटा है तो ठीक है, तो यही रहेगा। अगर कोई और छोटा नंबर मिल गया इससे, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, और ये काम करते जाना है। यहाँ पे यही किया है, एजेस ले लिया, लेंथ निकाल ली। ठीक है, मैं लेंथ का यहाँ पे यूज किया भी नहीं है एक्चुअली। लेंथ का यूज हमने किया ही नहीं है। चलो, इसको एक की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा लॉजिक इतने में ही काम कर जाएगा। हमने लोएस्ट एज मान ली 20, पहला इंडेक्स ले लिया। फिर लूप लगाया, फॉरेस्ट लूप लगाया, जिससे सारी एजेस एक एक साथ आ जाए। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 20 आएगी। 20 क्या 20 से छोटी है, अगर होगी 20 छोटी से नहीं है तो ये इफ में नहीं आएगा, लूप दूसरी बार चला जाएगा। फिर 20, 22 क्या, लोएस्ट एज कितनी है 20, 20 से कम है, नहीं, ये इसमें नहीं जाएगा। 18, 18 कंपेयर होगा, 18 अगर छोटा है तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो एज के अंदर जो हमारी वैल्यू उठ के आई है वो लोएस्ट एज में चली जाएगी, तो इसमें 18 से हो जाएगा। आई बस समझ में। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, देखो आराम से देखो। ये एरे है, इसमें डेटा है, यहाँ से पहला ये लाइन समझ में आ गई। इसमें हमने क्या किया, मान लिया कि जो पहली वैल्यू है वही सबसे छोटी है, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तो हमने कंपेयर किया ही नहीं। तो सबसे छोटा 20 है। फिर हमें सारी वैल्यू एक एक करके उठानी है, तो हमने ये लूप लगा दिया। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा, तो ये क्या उठा के लाएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दो। पहली बार लूप चलेगा 20 उठा के लाएगा। तो मैंने कंपेयर किया 20, और ऑलरेडी लोएस्ट एज मैंने कैलकुलेट करके रखी है 20। तो क्या 20 से छोटा है, नहीं, तो ये इस कंडीशन में नहीं चलेगा, लूप दोबारा ऊपर चला जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या उठा के लाएगा, 22। क्या 22 इससे छोटा है, नहीं, ठीक है। फिर 18, तो 18 और 22, 20, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एज छोटी हो गई है 18, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो एज जो अभी उठा के लाया 18, लोएस्ट एज में डाल देगा। क्लियर। ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक आना जाए। लेट्स सी। तो अगर हम प्रिंट करेंगे इस लूप के बाद, क्या प्रिंट करेंगे, लोएस्ट एज। कितनी आ रही, 18 आ रही है। अभी नंबर कहीं पे भी हो, सपोज मैंने कोई और नंबर लिख दिया, 3 लिख दिया, तो ये नेक्स्ट टाइम पे 3 को उठा लाएगा। ये अपने आप डिटेक्ट कर रहा है। अरे बात सुनो, ये लॉजिक है, ये इस तरीके से जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना, तो लॉजिक बिल्ड करना ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, बट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए इंटरव्यू में, या कोई टेक्निकल क्वेश्चंस में, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। छोटा मोटा लॉजिक इस तरीके से आपको बिल्ड करना आना चाहिए। ये क्लियर हुआ। तो एरिस तुम क्या कह रहे हो। हाँ, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ऊप्स के पूछते हैं, वो आएंगे उस पे। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये लॉजिक ये लॉजिक बेस्ड है।
हाँ, जैसे रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लॉजिक बेस्ड तो क्वेश्चन आएंगे ही। इस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर निकालो, मैं आपको वो सेट ऑफ क्वेश्चन दूंगा। तो अगर आपको ये ऐसे समझ में आ गया ना ये कि वैल्यू कहाँ से जा रही है, कहाँ से निकालें, तो आप प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को कमांड कर सकते हो। ये मतलब कहने का मतलब है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये लॉजिक है। हमने सिंटेक्स सीख लिया तो लॉजिक, और लॉजिक कैसा भी हो सकता है। कोई इजीली सिंप्लीफाइड यूज हो रहा है, कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम रियल ऑटोमेशन करते हैं तो वहां पे इस तरह के लॉजिक प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होते हैं। ऑटोमेशन में डायरेक्ट चीजें बनी होती है, उनको यूज करना होता है। बट ऐसे लॉजिक आते हैं, इतने लॉजिक तो आपको आने चाहिए। ठीक है। आपने बीसीए किया, क्या किया है, बीटेक किया है? अच्छा, बीसीएमसी। तो इस तरह की चीजें तो क्लियर होंगी आपको, बेसिक बीसीएमसी में है। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल की यूज नहीं है आपको, इतनी एरेस को उसमें कंट्रोल कर। तो ये क्लियर हो गया एरे, इस समझ में आ रहा है कहाँ से वैल्यू फैच हो रही है, कहाँ से स्टोर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है। एरे, नहीं ये बेसिक थोड़ा सा मैं इसको करा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, फिर इसी से कल फिर से स्टार्ट कर देंगे यहीं से। ठीक है, ये रिपीट करा दूंगा मैं, बट आप क्लास ले लो तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करा दूंगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम मेथड। ठीक है। ये बिल्कुल कोई टॉपिक आए ना आए, ये आना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेथड, इनको दूसरी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस भी कहते हैं, सेम नाम है, फंक्शन। ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर कोई भी कोड बार बार रिपीट हो रहा है ना, सपोज मैंने यहाँ पे अ, इससे पहले एक लॉजिक लिखा था जो कैलकुलेट कर रहा था एवरेज को, यस और नो, जो सम कर रहा था एवरेज कैलकुलेट कर रहा था। लॉगिन नहीं, लॉजिक लिखा। तो अगर मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे दोबारा से कहीं और उसी लॉजिक का यूज करना है, तो क्या मैं दोबारा से लिखूं? मैंने बताया था ना, डोंट रिपीट योर सेल्फ, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है। तो वो रिपीट नहीं होता है। ब्लॉक ऑफ कोड, अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मैंने 25-30 लाइन का कोड लिखा है, तो डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस में सर्च करता है, वहां से वैल्यू लेके आता है, उस वैल्यू को फिल्टर करता है, क्लीन करता है और रिजल्ट देता है। तो सपोज कर लो ये 200 लाइन्स ऑफ कोड काम कर रहा है, और मुझे सिमिलर काम दूसरी जगह भी करना है। क्लियर है? तो क्या मैं 200 लाइन्स दोबारा लिखूंगा? नहीं। तो जो काम बार बार रिपीट हो रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, याद रखना, ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 या 3 बार भी हो रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करके वी विल राइट फंक्शन। हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन की तरह बना देंगे विच इज मेथड। और ये कब रन होगा? जब मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है। सपोज ऑफिस है, ऑफिस में सब लोग कॉफी पीनी है सबको, तो एक तो तरीका है सब लोग अपनी अपनी जाके कॉफी बनाए, वन बाय वन। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हमने क्या कर दिया, वहाँ एक ऑटोमेटेड मशीन लगा दी कॉफी की। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने इनपुट देने हैं, कौन सी कॉफी चाहिए, कि कैसी चाहिए, एक्सप्रेसो चाहिए, कैपेचिनो चाहिए, जो भी आपको पसंद है, लाटे पसंद है, तो आपने बटन दबाया, वो कॉफी आ गई। तो वो कोई फंक्शन काम कर रहा है, यस और नो? तो हमने उस प्रोसेस को फंक्शन बना दिया, ताकि जो मैनुअल काम हो रहा था ऑटोमेट हो जाए। तो ऐसे ही हमने लाइंस ऑफ कोड, जो भी कमांड लाइन है, उसको क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। कि जो काम बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बना दें, फंक्शन बना दें। इसको मेथड भी बोलते हैं, दोनों सेम है। नहीं, हाँ एचटीएमएल में नहीं होती क्लासेस। क्लासेस सीएसएस में क्लास होती है कि आप उसको एक बार बना दो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। लॉज मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लिखने का तरीका अलग।
हाँ, रिपीट करना होता है, तो सिर्फ एक ही काम है इसका, रिपीटेशन। ब्लॉक ऑफ कोड जो रिपीट हो रहा हो उसको बनाते हैं। सीएसएस में भी जैसे हम HTML लिखी, तो HTML में बहुत सारा, अगर मैं हर एक टैग पे अलग सेम कोड लिख रहा हूँ तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सीएसएस में क्लास बना देता हूँ। उस क्लास का नाम मैंने उस टैग में दे दिया, तो सारा सीएसएस कोड वहां पे हो गया। अब मैं इसको मल्टीपल वेब पेजेस में भी यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल टैग में तो यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल वेब पेजेस में भी यूज कर सकता हूँ। सेम फंक्शन के साथ आप सेम प्रोग्राम फाइल में भी यूज कर सकते हो, प्रोग्राम फाइल के बियॉन्ड भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इसकी क्या डेफिनेशन है? ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। अभी रन कब होता है? आपने बना के तो रख दिया, जब आप इसको कॉल करते हो तभी रन होता है ये। क्लियर? बनाते समय आपको इसको चार चीजें देनी होती है। फर्स्ट, बॉडी, बॉडी तो होगी। नेम। थर्ड, इसको आप देते हो डेटा, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। एंड फोर्थ इज रिटर्न, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न डेटा टाइप। कोई भी फंक्शन है, सपोज आपने किसी को, बच्चे को काम बोल दिया कि 2 नंबर को ऐड कर दो, उसके माइंड में उसे पता है कैसे ऐड करना है, तो आप उसको बोलोगे क्या करो, ऐड कर दो, तो आपने ऐड नाम बताया विच हैज बिकम नेम। पैरामीटर आपने डेटा दिया 2 और 4, वो ऐड करके आपको रिटर्न करेगा। और बॉडी तो होगी, क्योंकि कुछ तो कंप्यूटेशन कर रहा होगा वो। क्लियर? तो जो बॉडी है और नेम है, ये कंपलसरी होते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है? लेकिन पैरामीटर्स ऑप्शनल होता है, आप डेटा देना चाहो या नहीं देना चाहो। रिटर्न टाइप ऑप्शनल है। सपोज मैंने आपको कह दिया कि वैशाली जाते वक्त ये डोर क्लोज कर देना, तो आपका काम क्या हो गया, आप फंक्शन क्या होगा, डोर क्लोज करने का। क्या मैं इसमें आपको डेटा दूंगा? नहीं। नाम होगा, नाम होगा डोर क्लोज, उस फंक्शन का नाम होगा डोर क्लोज। वो क्या करेगा, फंक्शन डोर को क्लोज कर देगा। तो बॉडी तो होगी उसकी, नेम भी होगा। पैरामीटर मैंने कोई डेटा नहीं दिया आपको। अगर मैं बोलूं कि डोर नंबर 15 क्लोज करना है, देन आई हैव टू गिव डेटा। अब डोर क्लोज करके आप चले जाओगे, रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर फंक्शन ऐसा बना दे कि रिटर्न कर रहा है, हाँ मैंने क्लोज कर दिया, देन रिटर्न इज रिक्वायर्ड। तो चार चीजें होती हैं। व्हेन इज फर्स्ट इज बॉडी, सेकंड इज नेम, थर्ड इज पैरामीटर, फोर्थ इज रिटर्न। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। आ रहे समझ में? अब इसको सिंटेक्स में कैसे लिखते हैं, ये समझना है। ठीक है? क्रिएट अ मेथड, मेथड क्रिएट करने के लिए हमेशा एक मेथड को मस्ट बी डिक्लेयर विथ इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है। अभी क्लास सीखेंगे। ठीक है? अब कैसे? अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्लास है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैं क्लास को दिखाऊं। अब ध्यान से देखना, ये क्लास है। अभी क्लास के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। इसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ है, दिस इज मेन फंक्शन। तो जब भी हम रन करते हैं, तो कंपाइलर इसके मेन फंक्शन को ऑटोमेटिक उठाता है, जिसका नाम मेन होगा। क्लियर? तो हम एक और फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक। अभी इसको इग्नोर करना, मैंने क्या लिखा है सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। पब्लिक बनाने को स्टैटिक वॉइड, एक फंक्शन का नेम मैंने दे दिया सम। इसको आप 3 नंबर दोगे, या फिर इसका नाम देते हैं माई एवरेज। ये इसका नेम हो गया। ठीक है? और रिटर्न टाइप, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने ले दिया इंट। स्टैटिक, इसको हटा देते हैं, ये बताऊंगा स्टैटिक क्यों लिखा है। नेम, सबसे पहले मेथड का नेम। पैरामीटर, ये 3 वैल्यू लेगा, इंट ए, इंट बी, और तीसरी वैल्यू लेगा इंट सी। ठीक है? और एक इसके अंदर जब भी वैल्यू आएगी तो A B+ C को रिटर्न कर देगा। ठीक है? इसके पास 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू को रिटर्न करेगा, और इंट एवरेज और सम डिवाइड बाय 3 कर देगा। और रिटर्न करने के लिए हम लिख रिटर्न एवरेज।
ठीक है, ये एक फंक्शन बन गया। फंक्शन, इसको ध्यान से देखो, ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ये नेम है, ये पैरामीटर्स हैं, ये बॉडी है, ये रिटर्न है कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये डेटा टाइप है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखना होता है। बॉडी, पैरामीटर, सॉरी, ये नेम, ये पैरामीटर्स, ये बॉडी, जो भी कैलकुलेट करेगी बॉडी, रिटर्न क्या कर रही है, एवरेज, एवरेज रिटर्न हो जाएगा। और जो भी डेटा टाइप आप रिटर्न करोगे उसका टाइप आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है। अब इसको यूज करना है। यूज करने के लिए आपको जिस भी क्लास के अंदर ये है उस क्लास को कॉल करना होता है। तो अभी इसी क्लास के अंदर है, तो यहाँ पे हम स्टैटिक लिख रहे हैं। ये बाद में बताऊंगा स्टैटिक क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है माई एवरेज, ठीक है, इसके अंदर फंक्शन दे दो, वैल्यूज दे दो। तो ये आपको माई एवरेज हमने कॉल कर लिया इसको। ये क्या, हम्म, हाँ, क्लास के अंदर को, क्लास, सारी चीजें क्लास में ही होंगी। क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होता है जावा में। ठीक है, बगैर क्लास के कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी सिर्फ इतना ही देखो, अभी क्लास वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये मेथड को हमने कॉल करे, तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, एवरेज रिटर्न कर रहा है। जो भी रिटर्न करना चाहेगा हम प्रिंट कर देते हैं इसको। प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं इसके अंदर इसको कॉल कर लेता हूँ, तो जो भी ये रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 16। मतलब प्रोग्राम चला, मेन मेथड, यहाँ पहुंचे हम, इसने प्रिंट करने गया, प्रिंट क्या करेगा, माई एवरेज। तो माई एवरेज से एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया, 4 की वैल्यू इधर आ गई, 12 की वैल्यू इधर आ गई, 34 की इधर आ गई। इसने इसको सम किया, एवरेज किया, रिटर्न किया, जो भी वैल्यू रिटर्न करी वो यहाँ पे आ गई। इसको किसी चीज में आप स्टोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या है कि मुझे कितने भी नंबर को प्रिंट करना, कितने भी टाइम्स कॉल कर सकता हूँ अलग अलग नंबर के साथ। तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक बार बना दिया फंक्शन, अब इसको बार बार कॉल कर, 3 बार कॉल कर रहा हूँ तो 3 बार ही प्रिंट करेगा। तो मुझे लॉजिक सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा, और कितनी बार भी मैं यूज कर सकता हूँ। आज के बाद मेरे सिस्टम में किसी को भी एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो वो इस मेथड को कॉल कर लेगा, डेटा दे देगा, 3 नंबर का एवरेज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, नहीं नहीं, वो पाइथन में आ जाता है, इसमें नहीं आया, इसमें आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। क्योंकि यहाँ पे इंट डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने शायद पाइथन पढ़ी होगी तो कंफ्यूज हो रहे हो आप। पाइथन में क्या होता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हो, जो भी वैल्यू आएगी वो समझ लेता है अपने। यहाँ पे आपको इंट कहीं डिफाइन ही नहीं है कहीं पे, तो ये वेरिएबल्स ही है एक तरीके से। डेटा ये यहाँ से यहाँ पे होल्ड करेगा, ये में क्या आएगा, 12, 4, ताकि हमें यहाँ पे 4 यूज कर पाए। तो हमने यहाँ पे इंट को एक डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, ये तो सम का है, ये तो सम का है। सम एक, हाँ, वैल्यू इंटीजर आएगी ना इसमें, लेकिन डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल हमें इन तीनों का सम करना है तो एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। फिर एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज में सम इक्वल टू 3 वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। हाँ, एरर आएगा, क्योंकि आपको अगर वैल्यू किसी चीज में स्टोर करानी है तो आपके पास बॉक्स तो होना चाहिए। याद ही समझ में। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। सेम देखो यहाँ पे, ये फंक्शन है माई मेथड, ये प्रिंट करता है आई एम जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो जब भी आप माई मेथड को कॉल करोगे ये प्रिंट होगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये मेथड कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हो लाइक दिस।
आ रही बात समझ में? इसका बेनिफिट ही यही है कि आप लिखोगे एक बार और कॉल मल्टीपल टाइम कर सकते हो। जो हम ये प्रिंट कर रहे हैं ना, ये प्रिंट एलन कर रहे हैं ना, ये भी एक फंक्शन है, बना बनाया। इसको जो भी डेटा दोगे ये प्रिंट कर देता है। ये कहाँ पे है? ये लाइब्रेरी में बना हुआ है, ये बना है। ठीक है। इसका काम है जो भी डेटा इसको दोगे स्क्रीन में प्रिंट कर देगा। कैसे जाते हैं? डिक्लेरेशन पे। जैसे माई एवरेज है, माई एवरेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा। डिक्लेयर मतलब ये कहाँ पे बना हुआ है, ये डिक्लेरेशन है, ये कॉलिंग है, कि हमने मेथड को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे यूज किया है, कॉल किया है। कॉल करके मतलब बुलाया है। ये भी मेथड है, ये क्लास है। तो इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड बने हैं। प्रिंट मेथड बना हुआ है, जो प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है, प्रिंट सेम लाइन पे करता है। तो इसमें अब देखना, डेटा पहला प्रिंट होगा, दूसरा सेम लाइन पे आ गया, तीसरा उसी पे आ गया। एलन मतलब नेक्स्ट लाइन। आ रहा है समझ में? तो ये मेथड आपको यूज करने आने चाहिए कि मेथड, सेलेनियम में कुछ मेथड ऐसे बने बनाए हैं। जैसे बटन को क्लिक करना का मेथड बना बनाया है। तो आपको सिर्फ उस बटन को डेटा देना है कि कौन सा बटन क्लिक करना है। क्लियर? टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करने का कोड लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि एंटर करते समय कौन सा डेटा एंटर करना है। यूजर नेम देना है तो यूजर नेम क्या देना है, उसको नहीं पता है ना यूजर नेम। उसको एंटर करना पता है कि अगर ये फंक्शन से एंटर हो जाता है तो आपको डेटा खुद से देना पड़ेगा। ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करेगा। ठीक है। आज इतने